बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि तालीमुल इस्लाम ये मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है। इंतहाई मुफीद, यानी दरिया बकूज़ा की मिसाल है, यानी कूज़े में दरिया हज़रत ने बंद कर दिया है। हज़रत मुफ्ती साहब ने सवाल जवाब के अंदाज में बड़े बड़े मसाइल हल कर दिए हैं, इसलिए उसके मसाइल हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज के मसाइल का जो है वो टॉपिक है मोज़ों पर मसा करने के बाकी मसाइल, यानी चमड़े का मोज़ा जो होता है उसके ऊपर मसा किया जाता है, उसके मसाइल की तफसीलात बता रहे हैं। सवाल, मसा की मुद्दत का किस वक़्त से हिसाब किया जाए? जवाब, जिस वक़्त से वज़ू टूटा है उस वक़्त से एक दिन एक रात या 3 दिन 3 रात मसा जायज़ है। अब वज़ू टूटा है, अब आपने मसा करना है। अब मसा जो है जिस वक्त आपने किया, अब एक दिन एक रात मुकीम के लिए और 3 दिन 3 रात जो है मुसाफिर के लिए इजाज़त होती है। मसलन जुमा की सुबह को वज़ू करके मोज़े पहने और उसका ये वज़ू ज़ोहर के वक्त ख़त्म होने पर टूटा, तो ये शख्स अगर मुकीम है तो हफ्ते की ज़ोहर के वक्त तक मसा कर सकता है, तो कि पूरे 12 घंटे मसा कर सकता है। और मुसाफिर है तो पीर के दिन की ज़ोहर तक मसा कर सकता है, तो गया कि उसको पीर के दिन की ज़ोहर तक मसा करने की इजाज़त। तो गया कि 3 दिन 3 रात मुसाफिर के लिए, एक दिन एक रात मुकीम के लिए मसा करने की इजाज़त। सवाल, मसा किन किन चीज़ों से टूटता है? जवाब, जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उससे मसा भी टूट जाता है, और उनके अलावा मसा की मुद्दत गुजर जाने से भी मसा टूट जाता है। मुद्दत गुजर गई, एक दिन एक रात गुजर गया तो मसा जो है वो ख़त्म हो गया। और दूसरा, मोज़े उतार देने से भी टूट जाता है। मोज़े उतार दिए तो अब वो मोज़े मसा जो टूट गया। और 3 उंगलियों के बराबर मोज़े फट जाने से भी मसा टूट जाता है। 3 उंगलियों के बराबर जो है वो अगर फटन उसके अंदर आ गई कहीं ऊपर नीचे से, तो भी आपका मसा टूट गया। अब दोबारा से पैर धोकर अब मोज़े पहनने पड़ेंगे। सवाल, अगर वज़ू होने की हालत में मोज़ा उतार दिया या वज़ू होने की हालत में मुद्दत मसा की पूरी हो गई तो क्या हुक्म है? जवाब, इन दोनों सूरतों में सिर्फ पाँव धोकर मोज़े पहन लेना काफ़ी है और पूरा वज़ू कर लेना मुस्ताहब है। यानी वज़ू टूटा नहीं, वैसे मोज़े उतार दिए, या इसी तरीके से मुद्दत पूरी होगी एक दिन 3 रात, वज़ू टूटा नहीं है लेकिन वो मुद्दत पूरी हो गई, ऐसी सूरत में क्या तरीका है? उस सूरत में सिर्फ पाँव आपको धोने पड़ेंगे, पूरा वज़ू नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वज़ू तो टूटा नहीं है। तो आप मोज़े उतार के अपने पाँव धो लें, पाँव धो के अब आप मोज़े पहन लें, तो बस आपका फिर वो मुद्दत शुरू हो जाएगी, एक दिन एक रात या 3 दिन 3 रात। सवाल, अगर वज़ू होने की हालत में नहीं सवाल अगर मुसाफिर ने मोज़ों पर मसा करना शुरू किया और एक दिन एक रात के बाद घर आ गया तो क्या करे? जवाब, मोज़े उतार दे और नए सिरे से मसा करना शुरू करे। यानी मुसाफिर था जिसको 3 दिन 3 रात की इजाज़त थी और वो मसा करके चल दिया, लेकिन एक दिन एक रात के अंदर ही घर वापस आ गया। अब घर जब वापस आया तो मुकीम बन गया, और मुकीम को एक दिन एक रात की चूंकि इजाज़त होती थी, लिहाजा इसके एक दिन एक रात पूरा हो चुका है, लिहाजा अब जो है वो मोज़े उतार दे और उतार के नए सिरे से जो है वो मोज़े पर मसा करे। ये तरीका। सवाल, अगर मुकीम ने मसा शुरू किया फिर सफ़र में चला गया तो क्या करें? जवाब, अगर एक दिन एक रात पूरी होने से पहले सफ़र किया तो 3 दिन 3 रात तक मोज़े पहने रहे और मसा करता रहे। यानी एक दिन एक रात अभी पूरा हुआ नहीं था, उससे पहले वो सफ़र पे चला गया, अब उसको 3 दिन 3 रात वाला ऑप्शन हासिल हो गया, अब उसकी मुद्दत बढ़ गई, अब 3 दिन 3 रात तक जो है सफ़र में वो मसा कर सकता है। और एक दिन एक रात पूरी होने के बाद अगर सफ़र किया तो मोज़े उतार कर नए सिरे से मसा शुरू करे। अगर एक दिन एक रात मुकीम था, पूरा हो गया, अब जो है सफ़र में जा रहा है, अब उसको नए सिरे से जो है वो मोज़े उतार के पाँव धोकर मसा करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा, वरना जो है उसकी इजाज़त नहीं। सवाल, अगर मोज़ा कई जगह से थोड़ा थोड़ा फटा हुआ हो तो क्या हुक्म है? कई जगह थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है, अब चूंकि 3 उंगली तक जो बना है, अब ये कई जगह से थोड़ा थोड़ा फटा है, तो जवाब दे रहे हैं, एक मोज़ा कई जगह से थोड़ा थोड़ा फटा हुआ हो तो उसे जमा करके देखो, सब जितनी फटन है जहां जहां उसको जमा करे आप अंदाजे से, अगर मजमुआ 3 उंगलियों के बराबर हो जाए तो मसा नाजायज, अब मसा करना जायज नहीं, और कम रहे तो मसा करना जायज, और दोनों मोज़े फटे हुए हों और दोनों की मजमुई फटन
3 उंगलियों के बराबर हो, लेकिन हर एक की फटन 3 उंगलियों की मिकदार से कम हो तो मसा जायज़ है। तो दोनों मोज़ों की फटन इकट्ठी की तो 3 उंगलियों की मिकदार बन गई, लेकिन दोनों की अलग अलग फटन इकट्ठी की तो 3 उंगलियों से कम बन रही है, तो उस वक्त में मसा करना जायज़। इसके बाद उन्वान है निजासत हकीकिया और उसकी तहारत के बाकी मसाइल। सवाल, चमड़े की चीज़ें जैसे मोज़े, जूती, बिस्तर बंद वगैरह, अगर इनमें जिस्मदार निजासत लग जाए तो किस तरह पाक होती है? जिस्मदार निजासत जैसे पखाना है तो जिस्मदार निजासत लग जाए तो किस तरह पाक होगी? जवाब, ज़मीन या किसी और चीज़ पर रगड़ देने से पाक हो जाती है। अब वो जो है वो चमड़ा है, वो चमड़े को ज़मीन पर यूँ रगड़ दिया तो वो मिट्टी के साथ वो निजासत का जिस्म सब खत्म हो गया, चमड़ा साफ हो गया। रगड़ने से पाक हो जाती, बशर्तिया के रगड़ने से निजासत का जिस्म और असर जाता रहे। रगड़ने से निजासत का जिस्म और असर चला जाए। अब चमड़े का थैला, उसके ऊपर जो पखाना लग गया, अब उसको चमड़े को आपने ज़मीन पर रगड़ा दिया, यहाँ तक कि वो पखाना भी हट गया, उसका किसी किस्म का दाग धब्बा असर भी ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है कि ये चमड़ा पाक हो गया। सवाल, अगर इन्हीं चीज़ों में से पेशाब, शराब या इसी तरह की और कोई निजासत लग जाए तो किस तरह पाक की जाए? तो इसका तरीका बताया। मतलब जो मोज़े हैं, जूती है, बिस्तर बंद है, इनके ऊपर अगर पेशाब या पखाना वगैरह को ऐसी निजासत लग जाए जो बज़ाहिर जिस्म वाली नहीं है तो उसका क्या हुक्म है? जवाब, पानी या किसी और बहने वाली पाक चीज़ से जो निजासत के असर को दूर कर दे, धोकर पाक होंगी। इनको धोया जाएगा। यानी सिवाय जिस्मदार निजासत के और निजासतें लग जाएं तो रगड़ने से जिस्म की चमड़े की चीज़ें पाक ना होंगी, बल्कि धोना ज़रूरी है। आपके चमड़े के मोज़े पर निजासत लगी, पेशाब लग गया, अब उसको धोना पड़ेगा, पानी से आप धोएं। ये नहीं कि उसको रगड़ दिया ज़मीन पे पाक हो गया, नहीं, वो जिस्मदार निजासत है, पखाना वगैरह, वो उसके लिए है कि वो रगड़ दे साफ़ हो जाए, लेकिन इसके लिए धोना पड़ेगा। सवाल, चाकू, छुरी, तलवार और लोहे या चांदी या तांबे, एल्युमिनियम वगैरह की चीज़ें नापाक हो जाएं तो बग़ैर धोए पाक होंगी या नहीं? जवाब, लोहे की चीज़ें जबकि वो साफ़ हों, जंग ना हो, और चांदी, सोने, तांबे, एल्युमिनियम, पीतल वगैरह धातु की चीज़ें और शीशे की चीज़ें और हाथी दांत या हड्डी की चीज़ें और चीनी के बर्तन, ये तमाम चीज़ें जबकि साफ़ और नक्शीन ना हो, यानी साफ़ हो, नक्शीन ना हो, उसके अंदर वो नक्श बने हुए, वो उभार के साथ खुदे हुए नक्श ऐसा ना हो, तो इस तरह रगड़ने से निजासत का असर जाता रहे तो पाक हो जाती हैं। तो उनको भी है, वो चीनी का बर्तन, उसको भी अगर रगड़ दिया तो जनाब वो भी पाक हो जाएगा, निजासत का असर ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन अगर नक्शीन है कि वो खुदे हुए उसके अंदर जो है वो डिज़ाइन बने हुए हैं, अब रगड़ने से पूरा रगड़ हर जगह पे नहीं जाएगी, जो खुदी हुई जगह उसके अंदर से रगड़ कैसे होगी? लिहाजा वहाँ पर आपको पानी से धोना ही पड़ेगा। सवाल, नक्शीन ना होने से क्या मुराद है? यानी उनके जिस्म में ऐसे नक्श ना हो जिनसे जिस्म ऊंचा नीचा हो जाता है, क्योंकि ऐसे नक्श में रगड़ने के बाद भी निजासत बाकी रह जाने का एहतमाल है। हाँ, सिर्फ रंग के नक्श हों तो ये चीज़ें रगड़ने से पाक हो जाती हैं। अब रंगदार फूल बूटे प्लेट में बने हुए हैं तो फूल बूटे जो सिर्फ रंगदार हैं उसकी वजह से उभार नहीं आ रहा, लेकिन एक होता है ऐसे खाने के सेट होते हैं प्लेट जिसमें उभार के साथ डिज़ाइनिंग होती है, तो वहाँ पर जो है वो नक्शीन वाले हैं, वो रगड़ने से पाक नहीं होंगे। सवाल, ज़मीन पर नजासत मसलन पेशाब या शराब वगैरह गिर जाए तो किस तरह पाक होगी? जवाब, ज़मीन जब खुश्क हो जाए और निजासत का असर यानी रंग बू मज़ा जाता रहे तो पाक हो जाती है। या इसका असर ख़त्म हो गया, अब वो पाक हो गई। सवाल, मकान या मस्जिद वगैरह में पक्की ईंटों या पत्थर के फर्श या दीवार पर निजासत लग जाए तो किस तरह पाक होगी? जवाब, ईंट और पत्थर जो इमारत में लगे हुए हों खुश्क हो जाने और निजासत का असर जाते रहने से पाक हो जाती हैं। अब जो मस्जिद की दीवार है, दीवार पे निजासत लग गई, अब निजासत का असर जो है वो ख़त्म होगा कि वो धूप से खुश्क हो गई, खुश्क होने के बाद जो उसकी बू रंग मज़े का कोई असर मौजूद नहीं है, लिहाजा दीवार पाक हो गई, जैसे ज़मीन पाक हो जाती है। सवाल, जो चीज़ें कि धोने में निचोड़ी नहीं जा सकती, मसलन तांबे का बर्तन है या बिछाने के मोटे मोटे गद्दे हैं, तो उनको पाक करने के लिए किस तरह धोया जाए? क्योंकि उनको गद्दों को निचोड़ तो सकते नहीं, क्या करें? जवाब, ऐसी चीज़ें जिनको निचोड़ना गैर मुमकिन या मुश्किल है, उनके धोने का तरीका यह है कि एक मरतबा धोकर छोड़ दो, उनको धोकर छोड़ दो, जब पानी टपकना बंद हो जाए तो दूसरी बार फिर धोकर छोड़ दो।
जब पानी टपकना बंद हो जाए तो तीसरी मरतबा धोकर फिर छोड़ दो तो वो पाक हो जाएंगी। तो गोया कि 3 मरतबा जब वो पानी उसमें से टपकना खत्म हो जाए, अब उसके बाद वो पाक। अब गद्दा है, गद्दे में पेशाब विशाब है, अब गद्दे को पानी से खूब भर दिया, अब गद्दा लटका दिया या टेढ़ा खड़ा कर दिया, अब उसमें जो यहाँ तक कि पानी उसका निकला खत्म, फिर पानी उसके ऊपर बहा दो, फिर इस तरीके से जो है 3 मरतबा ये कर लेंगे तो उस सूरत में वो पाक हो जाएगा, पाक हो जाएंगी। मगर धोने में जिस कदर मलना मुमकिन हो उस कदर मलना ज़रूरी है ताकि निजासत निकालने में अपनी ताकत भर कोशिश हो जाए। उस गद्दे को, जैसे कारपेट है, अब भारी कारपेट में पेशाब आ गया, क्या करें, अब इसका तो निचोड़ तो सकते नहीं, उस कारपेट को भी इसी तरीके धो के लटका दो, वो पानी टपकना बंद हो जाए, फिर दोबारा उसको धो के लटका दो, फिर और उस जगह को अच्छी तरह मलो भी। तो 3 मरतबा ये कर लोगे तो उसकी निजासत से पाक हो जाएगा। सवाल, मिट्टी के बर्तन नापाक हो जाएं तो पाक हो सकते हैं या नहीं? जवाब, मिट्टी के बर्तन भी धोने से पाक हो जाते हैं और उनके पाक करने का वही तरीका है जो इससे पहले सवाल जवाब में लिखा गया है कि मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह पानी में गीला करके यूँ टेढ़ा लटका दो, वो यहाँ तक उसमें पानी टपकता टपकता ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर रख दो, फिर इस तरह पानी टपकता ख़त्म हो जाए, फिर तीसरी मरतबा उसको धो लो और उसको मल भी लो, तो मिट्टी का बर्तन पाक। इसलिए कि मिट्टी के बर्तन के अंदर चूँकि उसके मसाम के ज़रिए से निजासत पेशाब विशाब के जाने का अंदेशा होता है, लिहाजा ये प्रोसेस करना ज़रूरी है ताकि उसके अंदर मसामों में से जो है वो सारी निजासत का असर ख़त्म हो जाए। सवाल, नजिस चीज मतलब गोबर जल कर राख हो जाए तो वो राख पाक है या नापाक है? जवाब, नापाक चीज जब जल कर राख हो जाए तो राख पाक हो जाती है। तो गोबर तो नापाक है, लेकिन गोबर जब जल कर राख हो गया तो राख पाक हो गई, तो वो जल कर जो वो पाक हो जाती है। सवाल, घी में चूहा गिरकर मर गया तो उसका क्या हुक्म है? जवाब, घी अगर जमा हुआ हो तो चूहा और उसके आसपास का घी निकाल डालो, ठीक है ना। अब जमा हुआ चूहा उसके अंदर गिरा, अब एक खास जगह के अंदर ही है, बस उतना ही उसकी जगह घी निकाल दिया, चूहा निकाल दिया, तो वो जो है बस काफ़ी है, पाक हो जाएगा, बाकी घी पाक है। और अगर पिघला हुआ हो तो तमाम घी नापाक हो गया। अब पिघले हुए घी के अंदर चूहा घुसा, अब चूहे की ज़्यादा निजात पूरे घी के अंदर मिक्स हो गई है, या सारा जो है घी नापाक। सवाल, नापाक घी या तेल किस तरह पाक किया जाए? अब जाहिर है कि आज के ज़माने तो हो सकता है वो घी उंडेल ही दें, चलो यार डाल दो उधर क्यारी में, लेकिन वो एक ज़माना ऐसा भी है, ऐसे लोग भी होंगे जो उसको नहीं फेंक सकते, वही घी बेचारों के पास। अब वो कैसे उसको पाक करें, ये पाक हो जाए, इस्तेमाल कर लें, उसका तरीका बता दिया कि नापाक घी या तेल किस तरह पाक किया जाए। जवाब, नापाक घी या तेल में उसके बराबर पानी डालकर जोश दो। 1 किलो घी है तो 1 किलो पानी डाल दो, चूल्हे पर रख दो, फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाए उसे उतार लो। अब जब जोश दोगे तो उसके ऊपर जो है घी या तेल जो भी है वो पानी के ऊपर आ जाएगा, तो उसको उतार लो और 3 मरतबा इस तरह करो तो वो घी या तेल पाक हो जाएगा। तो ये तरीका है, 3 मरतबा इस तरह जोश दो, फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आए उसको निकाल दो, फिर जोश दो, ऊपर निकाल दो, तो गोया नापाक जो है 3 मरतबा निकालने के बाद जो है नापाक निकल गया और बाकी घी आपका पाक हो गया। तो ये उसको पाक करने का तरीका। उसके बाद उन्वान है इस्तंजे के बाकी मसाइल। सवाल, इस्तंजे की कौन कौन सी सूरतें मकरूह हैं? जवाब, क़िबले की तरफ मुंह या पीट करके इस्तंजा करना मकरूह, क़िबले की तरफ मुंह या पीट करके इस्तंजा नहीं करना चाहिए, मकरूह है। ऐसी जगह इस्तंजा करना कि किसी शख्स की नज़र इस्तंजा करने वाले के सतर पर पड़ती हो तो भी मकरूह है। तो ये मकरूह है सूरतें। और बाज़ दफ़ा अब लोग जो मकान लेते हैं, अपार्टमेंट जो है किराए के अपार्टमेंट है, तो वहाँ अंदर जाते हैं तो यहाँ ज़ाहिर बनाने वाले एहतियात नहीं करते कि कमोड ये आपका किस डायरेक्शन में बना दिया, ऐसा बना दिया कि आपकी पीठ किबले की हो रही है या आपका मुंह किबले को हो रहा है, और आपको ऑप्शन है नहीं कि उसको हटा पाएँ। तो फिर आप अपना बैठने का रुख जो है वो किबले से हटा लें, बैठने के रुख में आप टेढ़ा बैठें ताकि गुनाह ना हो, वरना ये गुनाह होगा, मकरूह होगा। लेकिन अगर उसको डायरेक्शन को सही करने का ऑप्शन हो तो बिल्कुल आप सुपर को क्या करवाएं, क्योंकि भाई ये हमारे क़िबले का मुंह हो रहा है वगैरह। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं तो बता रहा हूँ उस सूरत में, तो उसमें आप अपने बैठने की डायरेक्शन को क़िबले के रुख से या उसकी पीठ से हटा के बैठें। सवाल, पाखाना पेशाब करने की हालत में क्या क्या बातें मकरूह हैं? जवाब, क़िबले की तरफ मुँह करना मकरूह है, या पीठ करके पाखाना पेशाब करना मकरूह है, मुँह और ये पीठ मकरूह, खड़े होकर पेशाब करना ये मकरूह है, तालाब या नहर या कुएं के अंदर पेशाब करना मकरूह है,
یا ان کے کنارے پر پخانہ پیشاب کرنا مکروہ ہے، مسجد کی دیوار کے پاس پیشاب پخانہ کرنا مکروہ ہے، یا قبرستان کے اندر پیشاب یا پخانہ کرنا مکروہ ہے، یا چوہے کی بل کے اندر پیشاب یا پخانہ کرنا مکروہ ہے، کسی سوراخ کے اندر پیشاب یا پخانہ کرنا مکروہ ہے، پیشاب پخانہ کرتے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے، نیچی طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اب نیچے آپ ہیں، اونچی جگہ یوں، اب آپ پیشاب کر رہے ہیں، پیشاب آپ کی طرف لوٹ رہا ہے، چھینٹے بھی آپ پہ پڑ رہے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ پر پیشاب پخانہ کرنا مکروہ ہے، یا راستہ چلنے کی جگہ پر پیشاب پخانہ کرنا مکروہ ہے۔ وضو یا غسل کرنے کی جگہ میں پیشاب پخانہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو یہ تمام باتیں مکروہ ہیں۔ پیشاب پخانہ کی جگہ پر پیشاب کرنا مکروہ، یعنی انسان نہانے کی جو جگہ، غسل کرنے کی جگہ ہے یا وضو کرنے کی جگہ، وہیں پیشاب کر رہا ہے، ٹب کے اندر مثلا نہا رہا ہے، ٹب کے اندر نہا رہا ہے اور ٹب کے اندر پیشاب کر رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ لکھا ہے اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے کہ انسان ٹب کے اندر پیشاب کرے، تو بلکہ پیشاب کی جو جگہ ہے کموڈ میں پیشاب کرے اور پھر وہ ٹب کے اندر غسل لے، تو اس لیے وہ مکروہ ہے، تو اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو وضو یا غسل کی جگہ پہ پیشاب پخانہ کرنا یہ مکروہ۔ تو یہ سارے مکروہات انہوں نے بتا دیے۔ پانی کے باقی مسائل۔ سوال: دھوپ سے گرم ہوئے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ دھوپ سے جو پانی گرم ہو جاتا ہے اس سے وضو کرنا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے برس کا مرض ہو سکتا ہے۔ برس کا مرض، جو یہ انسان کا بدن چت کبرا ہو جاتا ہے، سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، تو یہ پھلوری جو نکل آتی ہے، فرمایا کہ وہ دھوپ سے جو پانی گرم ہوا ہے اس سے آپ اگر وضو کریں تو اس سے برس ہونے کا اندیشہ ہے۔ سوال: وضو کرتے وقت بدن سے پانی کے قطرے برتن میں گرے تو اس پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت جو پانی برتن سے گرتا ہے اگر بدن پر نجاست حقیقیہ نہ ہو تو وہ مستعمل پانی کہلاتا ہے۔ جیسے حقیقیہ نہیں ہے ویسے وضو کر لے، پانی گر رہا ہے، یہ مستعمل پانی کہلاتا ہے، یعنی استعمال ہو چکا یہ پانی کسی کے وضو میں۔ تو مستعمل پانی غیر مستعمل پانی میں مل جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل سے کم رہے تو اس وقت تک اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، اور جب مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اس سے وضو غسل کرنا جائز نہیں۔ تو مستعمل پانی جو استعمال ہو گیا، بس ایک آدمی دیوار کے اوپر بیٹھا وضو کر رہا ہے اور وہ پانی نیچے جا رہا ہے، ایک آدمی نیچے کھڑا اس سے وضو کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں، کہ وہ مستعمل استعمال ہو چکا پانی۔ تو مستعمل پانی کو آپ جیسے وضو کر نہیں سکتے کہ مستعمل پانی ہو چکا ہے، لہذا لیکن مستعمل غیر مستعمل دونوں مکس ہو جائیں، اس کا قاعدہ بتا دیا کہ اگر مستعمل پانی زیادہ ہے تو یا اسی طریقے سے مستعمل پانی برابر ہے، اس صورت میں اس سے وضو غسل کرنا جائز نہیں۔ ہاں غیر مستعمل زیادہ، مستعمل کم ہے تو پھر غیر مستعمل کو حکم آئے گا، یعنی اس سے وضو غسل کرنا جائز ہوگا۔ سوال: اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے، مثلا صابن ہے یا زعفران ہو، تو اس سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: پانی میں پاک چیز ملنے سے ایک دو وصف بدل جانے پر بھی وضو جاتا رہتا ہے۔ ہاں جب تینوں وصف بدل جائیں اور پانی گاڑھا ہو جائے تو وضو پانی میں پاک چیز ملنے سے ایک دو وصف بدل جانے پر بھی وضو جائز رہتا ہے، جاتا رہتا نہیں، جائز رہتا ہے، تو جائز ہے کہ آپ وضو کر سکتے ہیں۔ ہاں جب تینوں وصف بدل جائیں، پانی گاڑھا ہو جائے تو وضو کرنا ناجائز ہے۔ اور وصف میں نے بتا دیے، رنگ، بو، مزہ، پانی کا رنگ، بو اور مزہ، یہ تینوں وصف ختم ہو گئے، اب اور گاڑھا ہو گیا، اس سے وضو جائز نہیں۔ لیکن اگر ایک یا دو وصف چلے گئے تو باقی وصف موجود ہیں، اس صورت میں وضو کرنا جائز ہوگا۔ سوال: اگر تالاب یا حوض شرعی گز سے 2 گز چوڑا اور 50 گز لمبا ہو، یا 4 گز چوڑا 25 گز لمبا ہو، یا 5 گز چوڑا اور 20 گز لمبا ہو، تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ جواب: ہاں وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا۔ تو جاری پانی کے حکم میں ہے، اور جاری پانی آپ کو پتہ اس میں نجاست گر بھی جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اگر حوض کا کھلا ہوا منہ شرعی مقدار سے کم ہے لیکن نیچے کا حصہ اس کا بہت بڑا ہے تو وہ بڑے حوض اور جاری پانی کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر حوض 10 گز لمبا اور 10 گز چوڑا ہو لیکن اس کے چاروں طرف یا کسی ایک دو طرف سے اس کا منہ چھپا دیا گیا ہو تو جس چیز سے چھپایا ہے اگر وہ پانی سے اونچی ہے، الگ رہتی، وہ لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی ٹین کا چھترا لگا ہوا ہے لیکن لگا ہوا نہیں، اونچا ہے،
الگ رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک ہے اور جاری پانی کے حکم میں ہے، اور اگر وہ چیز اس جس سے چھپائے وہ پانی سے لگی رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک نہیں ہے اور تھوڑے پانی کے حکم میں ہوگا، تو گویا کہ جاری پانی کے حکم میں نہیں۔ خلاصہ یہ کہ پانی کا اتنا حصہ معتبر ہے جتنا اوپر سے کھلا ہوا ہو، یعنی کسی چیز سے لگا ہوا نہ ہو، اس کی مقدار شرعی مقدار کے برابر ہونی چاہیے، اور کھلا ہوا حصہ کم ہے تو نیچے سے چاہے جتنا زیادہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ جاری پانی کے حکم میں نہیں ہوگا۔ یہاں تک یہ حکم بتایا، آگے کنویں کے باقی مسائل کہہ کے نیا موضوع شروع کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان شرعی مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہر ہے کہ فقہ اسلامی جو ہے شب و روز کی ضرورت ہے، اس لیے شب و روز کی ضرورت کو اچھی طرح ازپر کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور فقہ فی الدین اللہ جس کو دے دیں اس کے ساتھ اللہ گویا کہ بھلائی اور خیر کا ارادہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خیر عطا فرما دے۔